नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो YouTube चैनल है ये है साइंस की बायोलॉजी की क्लास का चैप्टर। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी 10th क्लास के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 10th क्लास का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 5। इसको आसानी से समझा दूंगा अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो। और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा आने वाले एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक के साथ। तो लाइफ प्रोसेस है वो होता क्या है? हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? इफ वी सी a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow of the man were asleep? आप इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप एक बार इसको जो है नीचे तक नॉट इनफ तक आप इसको जो है एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक आप इसको रीड कर लो, नॉट इनफ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको रीड कर लो। और हम बात करते हैं अब इसके बारे में। मैं आपको एक एक स्टेप के साथ बताऊंगा, तो बिल्कुल आप एंड तक बने रहना वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ है वो जीवित है यानी कि अलाइव यानी कि जीवित है, और कौन सी चीज़ है वो जीवित नहीं है, नॉट अलाइव। अगर हम बात करते हैं इफ वी सी ए डॉग रनिंग, हम एक कुत्ते को दौड़ता हुआ देखते हैं। किसको? कुत्ते को। और गाय को क्या करते हुए? चुंग, मतलब कि जुगाली करते देखते हैं। और ए मैन साउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और एक आदमी को चिल्लाते हुए देखते हैं। राइट, तुरंत हम कह सकते हैं कि ये आदमी क्या है भाई? जीवित है। क्या है ये? जीवित है। That these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? अगर ये सारे हैं, ये अगर सोते होते हो और अगर आदमी चुपचाप बैठा हो, फिर भी हम कहते हैं कि ये सब क्या है? जीवित है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं भाई। क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम इसी तरह से पौधों की। किसके बारे में? व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलिव, कि ये कैसे जो है जीवित है ये पौधे, और कैसे ये है अजीवित है। अब हम इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। Some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, मतलब कि हम जानते हैं कि भाई पौधे हैं वो जीवित हैं, और कई लोग कहते हैं कि पौधे हरे होते हैं तो इसलिए जीवित होते हैं। लेकिन जिन पौधों की पत्तियां हैं वो क्या नहीं होती? ग्रीन नहीं होती। किनकी? जिन पौधों की पत्तियां हैं वो ग्रीन नहीं होती, मतलब कि वो सूख जाते हैं, तो क्या वो जीवित होते हैं या अजीवित होते हैं? तो हमें पता है कि वो भी जीवित होते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि पौधे हैं वो ग्रो करते हैं यानी कि बढ़ते हैं, इसलिए वे जीवित होते हैं। मतलब हम आमतौर पर किसी न किसी तरह की गति को, मतलब कि मूवमेंट को जीवित होने का प्रमाण मानते हैं। जैसे कि आप लोग जो हैं सोते हो और आपके सहारे में कोई सो रहा है और आप उसको देखोगे, वो मूवमेंट कर रहा होगा। क्या? वो सांस ले रहा होगा, मतलब उसका शरीर है वो मूव कर रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि वो जीवित है। इसी तरह पौधों के बारे में है, अगर कोई पौधे हैं वो हिलेंगे तो मतलब कि वो जीवित है। क्या ऐसा है? आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर प्रॉपर। आगे हम बात करते हैं। बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। पौधा है वो दिखाई नहीं देता कि ये बढ़ रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है? वो जीवित होता है, हम सभी को पता है। लेकिन कुछ जानवर हैं वो बिना किसी हरकत के भी सांस लेते हैं। एग्जाम्पल स्नेक। स्नेक को कभी भी देख लेना, चुपचाप बैठा रहेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा ये जीवित है या मरा हुआ है, लेकिन वो सांसें लेता रहता है। इसी तरह से कुछ और भी आपको जो है जानवर दिख जाएंगे। तो ये दिखने वाली हरकत को हम जीवन का
चिन्ह नहीं मान सकते, क्योंकि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, ये हमारे लिए इनफ नहीं है। आगे हम बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। Movement over very small scales will be invisible to the naked eye movement of molecules। अब आते हैं हम असली विज्ञान के ऊपर। जीवित चीजों से हम जो है हमेशा क्या करते हैं भाई, मोलिक्यूलर जो मूवमेंट है वो जो चलती रहती है वो हमें क्या है, वो दिखाई नहीं देती। क्या नहीं देती? दिखाई नहीं देती है। नेकेड आई से अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमें ये सब नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस विजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये अणुगतियां जो हैं जीवन के लिए जरूरी हैं? लेकिन जीव विज्ञान कहता है, वो क्या कहता है, हाँ। जीव विज्ञान क्या बोलता है? यस। जीव विज्ञान यस बोलता है। एग्जाम्पल के टाइम हम बात करते हैं, in this visible molecular movement necessary for life. If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells, and that is partly where there is controversy about whether they are truly alive or not. अब हम उनको ट्रूली नहीं बोल सकते कि जीवित हैं या नहीं। वायरस अपने अंदर है, वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते। अभी जैसे कि कोविड आया हुआ था, जो कोरोना वायरस आया हुआ था, क्या उससे कोई मूवमेंट हो रही थी? क्योंकि वायरस अपने अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो नहीं दिखाता। जब तक वे किसी कोशिका को इन्फेक्ट न कर ले, जब तक ये वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक ये नहीं पता पाएगा कि ये कोई मूवमेंट कर रहा है, ये जीवित है या निर्जीव है। इसलिए वैज्ञानिक अभी भी बहस करते हैं, लड़ते हैं कि वायरस हैं वो वास्तव में जीवित होते हैं या निर्जीव होते हैं या जीवित नहीं होते हैं। आगे हम बात करेंगे अब, व्हाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissues. Tissues have cell, have similar component in them, and so on. Why molecular movement is needed? हमने पहले पढ़ा कि जीवित प्राणी है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे कि टिश्यू, सेल्स और कोशिका के अंदर कोई भी घटक होते हैं वो सब। लेकिन पर्यावरण के प्रभाव से यह संरचना है वो क्या होती है भाई, लगातार टूटती है। क्या करती है? पर्यावरण के अकॉर्डिंग ये जो संरचना है वो लगातार टूटती रहती है। यदि यह टूट जाएगी तो जीवित प्राणी भी क्या नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए जीवित प्राणी लगातार अपने शरीर को रिपेयर और मेंटेन करता रहता है। मतलब कि अगर तुम डॉक्टर के पास जाते हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बुखार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप तुरंत कुछ न कुछ टैबलेट ले लेते हो या डॉक्टर के पास चले जाते हो। तो वो क्या है, हम अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए पौधे भी क्या है, वो भी अपने आप को मेंटेन करते हैं। लेकिन वो कैसे मेंटेन करते हैं? हम उनके अंदर खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तभी तो वो जीवित रहेंगे। इसी तरह से हमारी लाइफ है, ठीक है। इसलिए जो है मूवमेंट है वो क्या है भाई, बहुत जरूरी होती है। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ प्रोसेस। आगे चलते हैं हम, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करेंगे हम व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अब बात करेंगे, अब हमारा चैप्टर होता है वो शुरू। अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको, इसके बारे में थोड़ी बेसिक सी जरा नॉलेज दी है ताकि आप कभी भी इस चीज़ को ना भूल पाए। तो अब बात करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? The maintenance functioning of living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in a class, even if we are just asleep. This maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life
प्रोसेस। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कंटिन्यू क्या करती हैं, चलती रहती हैं। क्या करती हैं भाई, जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, चाहे हम कक्षा में बैठे हों या सो रहे हों, ये प्रक्रियाएं क्या है भाई, हमारी बॉडी के अंदर लगातार चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। बिल्कुल, अगर हम सोएंगे तो सोना भी क्या है, एक प्रक्रिया है। हम क्लास में बैठे हैं तो बैठना भी क्या है, एक प्रक्रिया है। और खा रहे हैं तो वो भी क्या है, प्रक्रिया है। और इन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमें इन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है भाई। किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से, फूड के से। कहाँ से, फूड से आएगी। किससे आएगी, फूड से आएगी हमारे अंदर एनर्जी। इसलिए सभी जीव बाहर से भोजन लेते, हम भी एक किस्म से जीव ही है भाई, हम भी जीव हैं। हमें भोजन मिलेगा तब हम कुछ कर पाएंगे, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो बाहर से भोजन है वो सभी लेते हैं और अपने अंदर ऊर्जा बनाते हैं और अपने शरीर की मरम्मत करते रहते हैं, मतलब कि अपने शरीर को रिपेयर करते रहते हैं। कोई बीमारी आ जाती है तो हम टैबलेट लेके या इंजेक्शन लेके उसको रिपेयर कर देते हैं। यही जो है लाइफ प्रोसेस है वो चलता रहता है लाइफ के अंदर। आगे हम बात करते हैं भाई, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्रिएटेड वेराइड सिंस द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड। अब हम इसके बारे में थोड़ी और बातें करेंगे भाई, चर्चा से बात करेंगे। एनर्जी और न्यूट्रिशन के बारे में आ गया है। अगर हमें एनर्जी मिलेगी, इसको आप पूरे को रीड कर लेना एक बार, ठीक है। इसी में से देखो, मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हल्का 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 कवर करा रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने समझाया है ना, आप उसी की इंग्लिश बना करके आराम से इजीली क्वेश्चन के अंदर लिखा लेना। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो जो जो मैंने बताया है उसी को आप इंग्लिश में लिख के आ जाना, आपका कोई भी बाल भागा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी और हम करवाएंगे, टेंशन मत लो, चलते रहो हमारे साथ, बने रहो बस। एनर्जी और न्यूट्रिशन की हमें क्या रहती है भाई, जरूरत रहती है। देखो, जीवित प्राणियों को अगर ऊर्जा मिलेगी, यानी कि रॉ मटेरियल हम किसको बोल सकते हैं, फ्रूट, आटा, वाटर, ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल है। ये सब क्या है भाई, इन्हीं से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। हमारा भोजन है वो क्या होता है, कार्बन आधारित होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन जीने का आधार है वो कार्बन यौगिक है। तो अपने अपने तरीके से जो है जीव है वो भोजन लेते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। इसमें भी आप लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। ऑलराइट, आगे हम चलते हैं। अब इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact within the environment. But what happens when the body size of organism is increases and the body design become more complex in multicellular organism? All the cells may not be in direct contact with the surrounding environment, thus the simple diffusion will not meet the requirement of all the cell. अब ये बात किसकी कर रहा है भाई, जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट जल्दी से बता दो भाई। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अगर सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, वो फूड को कहाँ से, कहीं से भी ले सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because the entire surface of organism is in contact with the environment. environment के
कोल्डिंग आता है तभी, इसलिए जो है जीव है वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन को जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको ऊर्जा के अंदर बदलने के लिए शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि जिनमें सबसे मेन होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसके लिए जो कई जीव हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। बाहर से ऑक्सीजन लेना और भोजन को तोड़ना, उसके उपयोग में करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, इसी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। अब हम और भी आगे करेंगे। एक बार आप इसको रीड कर लो, जो ये नीचे मैंने करवा रखा है, इसको एक बार फटाफट से रीड कर लो। क्या कर लो, रीड कर लो इसको। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे कि मैंने बताया, जो कि भाई जो भोजन लेना, गैसों का आदान प्रदान होता है, और शरीर के अंदर से जो भी वेस्ट निकलता है वो कहाँ पर जाता है, वो सीधे शरीर की सतह से होकर जाता है, हमारे शरीर के अंदर से होकर जाता है। लेकिन कुछ जो जीवों हैं उनमें जो सभी कोशिकाएं हैं वो बाहर से सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, इसलिए केवल डिफ्यूजन से भी काम चल सकता है। किससे भाई, ये सभी जो है डिफ्यूजन से काम नहीं चल सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया होगा, पढ़ लिया होगा, फटाफट आ जाओ। ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है। किसकी भाई, ट्रांसपोर्टेशन की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है। ये है हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। This situation create a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body। मतलब कि भोजन और ऑक्सीजन है वो शरीर में एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चेंज होते रहते हैं। इसलिए इन्हें शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब आते हैं भाई एक्सक्रीशन के बारे में। व्हेन केमिकल रिएक्शन use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create by products that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste byproducts of are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। ठीक है, एक्सक्रेशन का मैंने बताया। मतलब एक्सक्रेशन के बारे में हम थोड़ा और गहन से जाते हैं। ऊर्जा बनाने की जो रासायनिक क्रियाओं के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, शरीर के लिए जो है क्या होते हैं भाई, ये शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो हार्मफुल होते हैं वो हमारे मूत्र के द्वारा, हमारे पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ऑलराइट, वो हमारे शरीर के अंदर हैवी नहीं होने देते। क्या, हमारे अंदर जो है लगातार एक से दूसरी जगह से चलती रहती है। जैसे कि किडनी का काम क्या होता है, किडनी हमारे जो वेस्ट मटेरियल को ना वो बाहर करती है। किडनी वेस्ट मटेरियल जितना भी हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल बना हुआ है वो सब जो है बॉडी बाहर कर देती है, बॉडी से बाहर कर देती है। कौन, किडनी। किडनी अपना काम करती है, जैसे इंजन काम करता है इसी तरह से क्या करती है, किडनी काम करती है, और वो वेस्ट मटेरियल को पेशाब के थ्रू, वॉशरूम के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement for multicellular organism like human? And what criteria do we use to decide whether something is alive? ये मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्राइटेरिया कि हम डिसाइड कर पाए कि कौन जिंदा है।
what are outside raw material used for by an organism, and again what process would you consider for essential for maintaining life। हमें लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या की किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमें उस चीज़ जैसे कि मैंने आपको सारा बता दिया था एक्सप्लेन में। तो एक बार इसको पढ़ लेना पूरा, जितना भी मैंने यहाँ से यहाँ तक कराया अभी, ऊपर से लेके यहाँ तक आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको पूरा लाइफ प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे यहाँ से न्यूट्रिशन के बारे में हम कल बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम कल? न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन को हमें क्या क्या ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन करेंगे, फिर न्यूट्रिशन के पार्ट आएंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इस तरह से काफ़ी जो है ये पार्ट आएंगे, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ये आ गया हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कल हम न्यूट्रिशन को भी जो है क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा रेस्पिरेशन आएगा आगे, फिर हमारा एक्सक्रेशन आएगा, जो मैंने अभी करवाया था उसी तरह से, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये सारे जो हैं नॉर्मली इसी तरह से आएंगे। तो एक बार आप इनको रीड करके आ जाना फटाफट से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली वीडियो का पता चल जाए कि कब हमारी अगली वीडियो आएगी, और वीडियो को लाइक कर देना।